हाय गाइस, आज आप लोगों का एक बार फिर से मैं एस्कॉट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जहां हम लोगों ने जो जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारतीय क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था, और हम लोगों ने देखा किस तरह से टेथिस सागर में कुछ अवसादों के निक्षेपण हुए, और साथ ही साथ जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भूखंड थे उनके दबाव के कारण और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा ये जो हिमालयी क्षेत्र है इसका निर्माण हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट डे के वीडियो में देखा था, और आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं हिमालय के बारे में, जहाँ पर मैं हिमालय की विशेषताओं के साथ साथ इसके कुछ वर्गीकरण पर बात करूँगा। और फ्रेंड्स, हिमालय को कंप्लीट करने में अभी हम लोग को आगे 2 वीडियो और लगेंगे, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस मैप को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट पे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये यहाँ पर सबसे ऊपर का पोर्शन देखें, भारत का जो लद्दाख का पोर्शन है, तो अगर आप इस तरह से देखते हैं भारत का, अगर हम लोग लद्दाख के पोर्शन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है पामीर का पठार। ये पामीर का पठार का क्षेत्र, ठीक है, आपने सुना होगा। और यहाँ से जो पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं तो पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ, ओके। तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम की तरफ पर्वत श्रृंखला निकलती है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 जगहों पे जाकर बढ़ जाती है। अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत बोलते हैं। और आपने सुना होगा कुनलुन पर्वत के बारे में। तो जो पूर्व की तरफ इसका विस्तार होता है, अंदर से पामीर के पठार से जो पूर्व की तरफ पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं वो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, और इसका जो विस्तार है वो तिब्बत क्षेत्र के ऊपर है, ओके। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा था कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग भारतीय क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखने चल रहे हैं। तो जब भारतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ते हैं, और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो इससे अलग है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं से आप हिमालय को अलग करके समझिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा, ओके। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताऊं, तो मैं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत के क्षेत्रों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 6 भाग कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहले उत्तर का विशाल हिमालय, दूसरा मध्य का विशाल मैदानी क्षेत्र, तीसरा महान मरुस्थल क्षेत्र। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, फिर तटीय मैदान, और 6 की अगर हम बात करते हैं तो द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि भारत के क्षेत्रों को किस तरह से भौगोलिक दृष्टिकोण से इन 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। और फ्रेंड्स, बहुत सी बार आप देखेंगे तो आपको ये 5 वर्गों में दिखाई देगा, क्योंकि जब हम लोग ये मध्य का विशाल मैदानी क्षेत्र बात करते हैं, जिसे आप उत्तर का मैदानी भाग कहते हैं, या आप इसी को गंगा का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं, और साथ ही साथ महान मरुस्थल क्षेत्र, जो स्पेशली आप राजस्थान का पूरा क्षेत्र देखते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है, कुछ किताबों में आपको ये दोनों एक में देगा। एक्चुअली रेगिस्तान भी क्या होता है, मैदानी क्षेत्र ही होता है। सिर्फ वर्षा के अभाव की वजह से वहाँ पर जो भौमिकीय संरचनाएं होती हैं वो अपनी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देती हैं। तो कहीं कहीं पर ये आपको 2 भागों में वर्गीकृत दिया जाएगा, कहीं पर 1 दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर का विशाल हिमालय की जहाँ बात है आप ये देख रहे हैं, इसी पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग को ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तटीय मैदान ये अगर आप भारत की तरफ आएंगे तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में आप देखेंगे जो पश्चिमी तट है
क्योंकि इधर फिर आप देखते हैं अरब सागर का क्षेत्र आ जाता है। और जब आप नीचे की तरफ आप इस तरफ देख लीजिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो क्षेत्र आप देखेंगे ये भी तटीय मैदान है। एक्चुअली तटीय मैदान इसलिए है क्योंकि मैदानों का निर्माण हमेशा जो होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से होता है। इस साइड से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जब आप भारत का पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगा हुआ कुछ मैदानी क्षेत्र है, तो उनको हम बात करेंगे। और साथ ही साथ द्वीपीय प्रदेश है जिसको मैंने शुरू की क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, तो इस तरह से पूरा भारत का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का जो उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र है। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग हिमालय के क्षेत्रों पर वर्गीकरण पर बात करें, मैं हिमालय की विशेषताओं पर बात करता हूँ, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक बहुत सीधा सा प्रश्न बनता है कि हिमालय के निर्माण व भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में हिमालय की विशेषताओं पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ओके, तो हम लोगों ने हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ था और लास्ट डे की वीडियो में देखा था, और आज की वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि पहले हिमालय की विशेषता, उसके बाद उसके वर्गीकरण पर भी आएंगे। ओके, सो अगर मैं हिमालय के बारे में बात करूँ तो हिमालय की विशेषताओं से पहले आप कुछ उसके फैक्ट जान सकते हैं जो आपको जानना ज़रूरी हिमालय पर समझ अपनी विकसित करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है, जिसे टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। टर्शियरी पर्वत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था सीनोजोइक महाकल्प अर्थात नवजीव, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, नवजीव महाकल्प के तृतीय युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे टर्सरी पर्वत भी कहते हैं। टर्सरी मतलब तृतीयक से होता है। और अल्पाइन पर्वत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय के निर्माण के समय ही यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण का काल चल रहा था, तो इसी आधार पर इसे अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। और हिमालय के संबंध में सबसे प्रमुख बात यह कि हिमालय एक नवीन वलित या मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा हिमालय की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित। आपने विश्व के जो भी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में सुना है, चाहे आप रॉकी पर्वत के बारे में सुने हो, एंडीज पर्वत के बारे में सुने हो, या ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा हो, सब आप देखेंगे कि वो क्या है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर विकसित है। जबकि हिमालय की विशेषता क्या है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित है। अगर हम हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो ये करीब करीब 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर लंबाई में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसके साथ साथ हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, और इसकी कई चोटियाँ 8000 मीटर से भी ऊंची हैं। इसके अलावा यहाँ से आप एक पॉइंट और भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हिमालय जो पश्चिमी सिरे पर है वो चौड़ा है, जबकि ये पूर्वी सिरे पर जाकर के पतला होता चला गया। तो हिमालय का पश्चिमी सिरा जो है वो अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी सिरा जो है वो पतला है। इसके साथ साथ अगर आप हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को देखेंगे तो वो मध्य क्षेत्र में दिखाई देता है। सो इसीलिए आप देखते हैं कि जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल हिमालय की पर्वत चोटियाँ वो नेपाल क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और आप यहाँ से एक आकार भी देख करके समझ सकते हैं कि हिमालय का जो आकार है वो कैसा है। हिमालय का आकार अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार, या इसी को हम चाप के आकार का या धनुषाकार भी बोलते हैं, धनुषाकार, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप छोटी छोटी पॉइंट को क्लियर करते चलें। देखिए, जब हम बार बार शब्दों का नाम सुनते हैं तो वहाँ से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम पर्वतों की बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि पर्वतों में क्या होता है, इस तरह से अनियमितताएं होती हैं। तो ये क्या है, ये एक पर्वत हो गया, ठीक है। जब हम चोटियों की बात करते हैं तो पीक, आप जानते हैं किसी भी पर्वत की जो सबसे ऊंचे से होते हैं उसे पर्वत चोटी बोलते हैं। और जब इस तरह से कई पर्वत एक दूसरे से मिलते हैं और एक श्रृंखला तैयार करते हैं तो उसे हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और इसी तरह से जब कई पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक समूह बना लेती हैं तो उसे हम पर्वतमाला बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा हिमालय के विषय में हम कुछ और छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। हो सकता है छोटा लिखने में दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नंगा पर्वत पश्चिम में, और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो नामचा बरवा। ओके, पश्चिम में नंगा पर्वत व पूर्व में नामचा पर्वत के बाद हिमालय दक्षिणावर्त मोड़ ले लेता है। दक्षिणावर्त मतलब अगर आप हिमालय को इस तरह से देखेंगे तो हिमालय दक्षिण की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। ये दक्षिणावर्त विस्तार जो है वो फिर जाकर के जो पामीर के पठार से हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत है वहाँ पे इसका विस्तार हो जाता है। और अगर हम लोग इधर पूर्व की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ विखंडित अवस्था में पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसकी एक श्रृंखला जो है वो म्यांमार की तरफ निकल जाती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में और म्यांमार में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में और कैगून, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, और म्यांमार में इसे अराकान, यूमा, म्यांमार में अराकान यूमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो हिमालय का ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दक्षिणावर्ती जो है विस्तार है। ओके, तो इन चीज़ों पे हम लोग आगे और डिटेल बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा हिमालय से जुड़ी हुई समझ दे रहा था। और अब हम लोग हिमालय की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय को लेकर के आप कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, ये एक प्रहरी के रूप में काम करता है। प्रहरी यानी सुरक्षा देने का काम करता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के पूरे उत्तरी प्रदेश में हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर के पूर्व तक है, और ये एक 6000, मैंने बताया 6000 मीटर औसतन ऊंचाई यानी करीब करीब 6 किलोमीटर ऊंचाई की एक मोटी दीवार है। सो जिसे पार करके आ पाना, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर पाना किसी भी देश के लिए शायद संभव नहीं है। और इसीलिए आपने इतिहास में देखा है कि भारत में जब भी कभी कोई आक्रमण हुआ है तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से हुआ, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। यहाँ पर चीन एक अपवाद है, क्योंकि चीन भारत के उत्तर क्षेत्रों से लगा हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत में जलवायु नियंत्रण का काम भी हिमालय पर्वत के द्वारा होता है। उसका कई कारण है। पहली चीज़, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमालय का विस्तार भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में है, तो भारत में जो ध्रुवीय प्रदेशों से आप देखेंगे चाइना, उसके ऊपर रसिया, तो पूरा जो ध्रुवीय प्रदेशों से होकर के चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि भारतीय क्षेत्रों में जो ठंड पड़ती है वो वास्तव में उतनी अधिक नहीं पड़ती जितना शीतोष्ण प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ती है। और
अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो भारत में जो ठंडी के दिनों में ठंडी की स्थिति होती है वो वर्तमान की अपेक्षा 4 से 5 गुना और अधिक होती है। इसके साथ साथ भारतीय क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जो जलवायु पाया जाता है, हम भारतीय क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की बात करते हैं तो भारत में एक लौटता हुआ मानसून पाया जाता है। आगे आप मानसून की क्लास में इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि भारत के जब दक्षिणी प्रदेशों से भारत में मानसून प्रवेश करता है तो भारत के पूरे क्षेत्रों से होता हुआ जब वो उत्तर के क्षेत्र में पहुंचता है तो वो हिमालय से टकरा करके वापस आ जाता है, जिसकी वजह से आपने लौटता हुआ मानसून भारत में सुना होगा। और इसकी वजह से भारत में एक प्रचुर मात्रा में मानसूनी वर्षा होती है। अब मानसूनी वर्षा की वजह से यहाँ के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह से जलवायु नियंत्रण का काम भी जो है वो हिमालय पर्वत भारत के लिए करता है। तीसरी बात करें हिमालय की वजह से भारत में हिमालयी नदियाँ जो हैं वो वर्षवाहिनी हैं। वर्षवाहिनी हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई के कारण हिमालय वर्ष भर अधिकांश समय तक वो हिमाच्छादित रहता है, अर्थात हिम द्वारा ढका रहता है। देखिए हिमालय का नाम ही पड़ा है हिम प्लस आलय। तो हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब हाउस, ठीक है, घर। तो आप इससे कह सकते हैं बर्फ का घर। और आप समझ सकते हैं बर्फ का घर इसका नाम देने का कारण क्या है कि ये वर्ष भर लगभग हिमाच्छादित रहता है। तो हिमालय क्षेत्रों में बहुत ढेर सारे हिमनट पाए जाते हैं, जिसे आप ग्लेशियर कहते हैं, अर्थात बर्फ की नदियाँ कह लीजिए, बर्फ की चट्टानें कह लीजिए। तो जब भारत में गर्मी का समय आता है तो वो थोड़ा सा मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और जिसकी वजह से जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें वर्ष भर पानी पाया जाता है। अब हिमालयी नदियों द्वारा वर्ष भर पानी पाए जाने के कारण जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है, उत्तर मैदानी क्षेत्र हिमालय के नीचे आप देखेंगे कि पूरा ये क्या है, उत्तर मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि का विकास हो सका है। मानसूनी वर्षा के साथ साथ जो लगातार हिमालयी नदियाँ आती हैं, नदियों का काम होता है कि वो लगातार अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है, जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती हैं, जो इन मैदानी क्षेत्रों में हर साल नई मिट्टी लेकर के आती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए यहाँ पर कृषि का एक बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा है। आप देखते हैं भूमिगत जल यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर नदियों द्वारा जल लेकर के आए जाते हैं तो भारत के मैदानी क्षेत्रों द्वारा उन नदियों का अंदर ही अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और वो नदियाँ नीचे भूमिगत अवस्था में जा करके वो एकत्रित होती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब मैदानी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता होती है तो ट्यूबवेल का, कुओं का, इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये संभव नहीं है। तो यहाँ से सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, आप जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखें कि इन क्षेत्रों में नहरों का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से जिन क्षेत्रों में भी वर्षा की पर्याप्त मात्रा नहीं है या प्राकृतिक नदियाँ नहीं हैं, वहाँ पर नहरों के माध्यम से जो है वो जल पहुँचाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हिमालय जो है वो जैव विविधता का प्रमुख भंडार है। यहाँ पर न जाने कितनी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता के लिए आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से हिमालय एक संपन्न प्रदेश है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैव विविधता होने की वजह से प्राकृतिक वनस्पतियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और प्राकृतिक वनस्पतियों की अधिकता के कारण यहाँ से 2 लाभ लिए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक लाभ। आर्थिक महत्वपूर्ण की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण लकड़ियाँ होती हैं वो इन क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भारतीय प्रदेश में जो आप आयुर्वेदिक का प्रमुख केंद्र देखते हैं उसका कारण भी हिमालय है, क्योंकि जितनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ आप देखते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, वो सब हिमालय क्षेत्रों से प्राप्त की जाती हैं। तो इस वजह से भारतीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक का एक महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सबसे विशिष्ट बात करें हिमालय की, तो हिमालय भारतीय क्षेत्रों की संरचना को एक विशेष क्रम में निर्मित करती है। और इसी की वजह से आपने देखा है कि एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप को एक अलग भारतीय उपमहाद्वीप के क्रम में इसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो भारत की एक राजनीतिक व भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। तो ये कुछ प्रमुख हिमालय की विशेषता थी जिस पर आप अच्छे से अपनी बातों को
समझा सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग हिमालय के वर्गीकरण पर आते हैं और यहाँ पर दिए गए जो मैप के माध्यम से मैंने आपको कुछ चीज़ें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है उसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग हिमालय के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं और अगर हम हिमालय के वर्गीकरण को ध्यान दें तो इसे 4 समानांतर श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। 4 समानांतर श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा वृहद हिमालय। थर्ड वन लघु हिमालय या इसी को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। एंड फोर्थ शिवालिक। इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो पर्वत श्रृंखलाओं को प्रदर्शित किया है इसमें आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 6 समानांतर रेखाओं के माध्यम से आप हिमालय पर्वत के विस्तार को देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जिसे हम एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो अभी मैं ट्रांस हिमालय के बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ, पर अभी थोड़ा सा मैप को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो आप ऊपर से 3 देख रहे हैं ये वास्तव में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी हिमालय के पार। तो जब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हिमालय के अंतर्गत ये 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, और वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, और ट्रांस हिमालय चूँकि हिमालय से जुड़ी हुई इसकी संरचना है, हालांकि इसका निर्माण काल जो है वो हिमालय के साथ का नहीं है, इसका निर्माण काल पहले ही हो चुका था और हिमालय से ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हिमालय के नाम से जुड़े होने की वजह से वर्गीकरण के दौरान हम लोग इसको साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ट्रांस ऐसा क्या होता है, ट्रांस मतलब पार, यानी हिमालय के उस पार। तो हिमालय के उस पार, तो मुख्य रूप से हिमालय की जो संरचना स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देखेंगे वृहद हिमालय। तो ये 3 की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला जब आप देख रहे हैं तो ये क्या है, काराकोरम है। उसके नीचे आप देख रहे हैं तो ये क्या है, लद्दाख है। और फिर उसके नीचे जब आप आते हैं तो जास्कर है। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ट्रांस हिमालय। या पार हिमालय। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय इसका नाम है कि हिमालय के उस पार। ठीक है, ट्रांस हिमालय इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अर्थात ट्रांस हिमालय वर्ष भर बर्फों से ढका रहता है। और यही कारण है कि ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो अब अगर हम ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, और ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएँ एक इकाई के रूप में ट्रांस हिमालय के रूप में जानी जाती हैं। इसमें पहला आपका क्या है, पहला है काराकोरम। काराकोरम, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, अर्थात सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम है। और जब आप केटू की बात करते हैं, केटू जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, सो केटू नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखिए काराकोरम, इसके नाम में ही 2 बार के लेटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे केटू बोलते हैं और गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो वास्तव में हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो एवरेस्ट, हर कोई जानता है। लेकिन भारत में अगर हम स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो वो केटू है। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग वृहद हिमालय पर आएंगे। तो आप एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, जब हम केटू की बात करते हैं तो केटू भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ओके,
सो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। कितनी इसकी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद। ये 4 प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन बॉर्डर के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, एक ग्लेशियर क्षेत्र है। बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको हिमनद के नाम दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, किस पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर 4 हिमनद पाए जाते हैं, अर्थात ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा। इसके साथ साथ काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूर्व में आप देख रहे हैं कि ये तिब्बत तक है, और तिब्बत में से कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, कैलाश पर्वत। तो तिब्बत में पाया जाने वाला कैलाश पर्वत क्या है? काराकोरम पर्वत का ही पूर्वी विस्तार है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर। सो लद्दाख, दूसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला। अगर लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, इसकी स्थिति देख लेते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला काराकोरम के दक्षिण में तथा जास्कर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लद्दाख में जो सबसे पश्चिमी आप चोटी देख रहे हैं वो कौन सी है? राकापोसी। और राकापोसी, और ये राकापोसी पर्वत चोटी की विशेषता है कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, अर्थात बहुत खड़ी चोटी है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट ध्यान देना है कि जब हम लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ से इसके उत्तर से एक नदी निकलती है, और अगर हम इस लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ से जो है एक नदी इस तरह से निकलती है, और ये नदी आकर के आपस में मिल जाती है। तो जो ये नदी है उत्तर वाली, इसे हम श्योक नदी बोलते हैं, श्योक नदी। और जो इसके दक्षिण में है उसे हम सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है पश्चिम की तरफ। ओके, जो सिंधु की ही सहायक नदी है। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी आप जानते हैं जिसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में पाए जाने वाला चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। तो इसको हम लोग आगे नदियों में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट यहाँ जान जाइए कि तिब्बत में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, और इसी ग्लेशियर से निकलकर सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है कि इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो पश्चिम में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है, और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सो लद्दाख में जो हम लेह की बात करते हैं, लेह भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। ओके, अब हम लोग लास्ट पे आते हैं जास्कर। सो अगर हम जास्कर की बात करते हैं तो जास्कर के बारे में आपको तो बहुत विशेष नहीं जानना है, बस ध्यान रखिएगा कि जास्कर ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो बृहद हिमालय और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य जो है वो जास्कर पाया जाता है। इसके साथ साथ डास व जास्कर दो प्रमुख नदियाँ इन क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय के बारे में। ओके, सो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय क्षेत्रों में किस तरह से भौगोलिक दृष्टिकोण से क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया उसको देखा, हिमालय की विशेषता पर चर्चा किया, और साथ ही साथ ट्रांस हिमालय के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालक हिमालय के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ एक वीडियो इसके बाद और आएगा जहाँ पर नदियों के आधार पर किस तरह से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है उस पर चर्चा करेंगे।
एक्चुअली हिमालय का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर है, एक पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का वर्गीकरण और साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे और जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 वीडियो में हम लोग हिमालय का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको आप लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।